My dear student and learner, today we are going to discuss about the 10th lecture of chromatography and that is a part of HPLC. Before going to discuss about chromatography, पहले आप उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और सेकेंड इस घंटी बजा दीजिए। तो यहाँ से मैं जब भी घंटी प्रेस करूंगा और नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके मोबाइल की भी घंटी बज जाएगी। चलो देखते हैं क्या है आज के वीडियोस में। तो अभी हमने ये मोबाइल फेज डिस्कस कर लिया, डीगेसर भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया, एनालिटिकल पंप के बारे में भी सोच लिया, इंजेक्टर के बारे में भी सोच लिया। आज हम बात करने वाले हैं वो कॉलम्स को हम ऐसे हमारा जो स्टेशनरी फेज हुआ करता है वो कॉलम में पैक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे अच्छा हमारा क्या होता है, कॉलम इज अ मेन प्लेइंग अ रोल। चलो देखते हैं क्या है। इस तरह की कुछ कॉलम हुआ करती है। ये कैसी होती है, ये स्ट्रेट स्टेनलेस स्टील कॉलम होती है। ये स्टेनलेस स्टील का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, पर मैं आपको बता दूं कि कई बगीचे में हम पानी पौधे को दे रहे हैं तो ये ट्यूब होती है ना, ये जस्ट कैरी द वाटर। उसका रोल क्या होता है कि वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का, दूसरा कोई बड़ा रोल नहीं होता। तो उस केस में इंपॉर्टेंट कौन है, तो इंपॉर्टेंट वाटर है। तो ये जस्ट स्टेनलेस स्टील अ सपोर्टिंग मटेरियल है। तो उसमें क्या होता है कि ये जो कॉलम बताई थी उसकी करीबन लेंथ 3 to 25 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखी हुई है, पर वो होती है 3 to 25 सेंटीमीटर की भी अभी ऐसी कॉलम आ चुकी है। थोड़ा बहुत हम याद रखेंगे कि अल्फाबेट में टोटल 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे डिजिट हमको याद रह जाएगा कि इसमें 25 सेंटीमीटर जितना होता है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये स्टेशनरी फेज होता है। ये स्टेशनरी फेज, ये दो पोरस डिस्क सिचुएटेड होते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों एक्सट्रीमिटीज पे पोरस डिस्क होते हैं। पोरस इसीलिए हुआ करते हैं वो, और उसके बीच में हम थोड़ा बहुत इस तरह का स्टेशनरी फेस डाल देते हैं। ये पोरस इसलिए हुआ करते हैं कि यहां से जैसे मोबाइल फेज आएगा ना, तो ये मोबाइल फेज यहां से निकल जाएगा, ये इन होने के बाद आउट। अगर वो पोरस नहीं होगा तो नहीं निकल पाएगा। इंटरनल डायामीटर, ये जो डायामीटर है, ये जो हमारी कॉलम है वो कॉलम का कुछ डायामीटर देख लो तो 4.6 mm जितना है। मैं कैसे याद रखता हूं कि डायामीटर ए बी सी डी, डी इज फोर्थ पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, तो ये कुछ 4.6 जितना कुछ आता है। इस तरह से हमको याद रह जाता है। ये डायामीटर कब चलता है, जब आपका फ्लो रेट, फ्लो मोबाइल फेस का फ्लो रेट 0.5 to 2 ml पर मिनट होगा। उससे कम होगा और उससे ज्यादा होगा तो ये डायामीटर हमको बढ़ाना होगा, तो ही हम प्रेशर मेंटेन कर पाएंगे। ये जब हम इंटरनल डायामीटर बोलते हैं उसके साथ हमें फ्लो रेट बोलना होता है। टाइप्स ऑफ कॉलम कौन सी होती है, नैरो बोर, माइक्रो बोर एंड पैक्ड कॉलम। तो नैरो मीन्स सबसे छोटा है इस केस में, और पैक्ड मीन्स सबसे, सॉरी, नैरो मीन्स सबसे बड़ा है इस केस में, और पैक्ड मीन्स सबसे छोटा है इस केस में। आपको बता दूं कि 4.6 का मैं 4 यहां से निकल के आऊंगा, उसका आधा कर देता हूं तो 2 to 4 mm हो जाता है। 2 का आधा कर देते हैं तो 1 to 2 mm हो जाएगी, और 1 से लेके कम। तो नैरो बोर मीन्स की थोड़ी बड़ी, माइक्रो बोर मीन्स की बहुत छोटी, और पैक्ड कॉलम कैपिलरी, देखो उसका मतलब ही है, बोर नहीं बोलते उसको, कैपिलरी बोलते। कैपिलरी सबसे छोटी हुआ करती है। इस तरह का हमारा कॉलम होता है। कॉलम का पिक्चर इस तरह के होते हैं, उसको थोड़ा बाइफरकेट करें तो इस तरह से इसमें स्टेशनरी फेज फिल किया होता है। आपको मैं थोड़ा वैल्यूज बता दूं कि एचपीएलसी में मैक्सिमम प्रेशर 5000 psi होता है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। इंटरनल डायमीटर 4.6 mm होता है। कॉलम का लेंथ 3 to 25 सेंटीमीटर जितना होता है, ठीक है। और एक और डिजिट आने वाला है, दैट इज 3 to 10 माइक्रोमीटर। मैं आपको बताऊंगा वो क्या है, आप अभी थोड़ा सोच लीजिए कि ऐसा भी कुछ आने वाला है, ठीक है। चलते हैं फिर। तो गार्ड कॉलम क्या आते हैं, मैं आपको बता दूं, जब नेताजी चलते ना उसके साथ गार्ड चलता है। ये गार्ड का मेन फंक्शंस क्या होता है कि जो मेन हीरोज और नेताजी होते हैं उसको प्रोटेक्ट करना ना। तो हमारे केस में
गार्ड कॉलम किसको प्रोटेक्ट करती है? हमारे केस में गार्ड कॉलम एनालिटिकल कॉलम को प्रोटेक्ट करती है। किसको? एनालिटिकल कॉलम को। वो अच्छी तरह से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक्सटेंड द लाइफ ऑफ कॉलम, कॉलम इतना अकेला बता दीजिए, बताते हैं तो एनालिटिकल कॉलम सोच लीजिए। सो इट इज ऑफन प्रेसिडेड बाय अ प्री कॉलम और गार्ड कॉलम। वो प्री कॉलम और गार्ड कॉलम भी बोलते हैं, वो सबसे पहले आती है। किसके पहले आती है? एनालिटिकल कॉलम से। तो कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? ये जो एनालिटिकल कॉलम होती है उससे वो छोटी होती है। सिंपली है, नेताजी से तो गार्ड छोटा ही होगा। उसका लेंथ 0.1 to 3 सेंटीमीटर। देखो ये हमारी एनालिटिकल कॉलम हो गई, ठीक है, ये एनालिटिकल कॉलम। तो उसके आगे ऐसी हमारी एक गार्ड कॉलम होती है, वो छोटी होती है। ये 3 to 25 सेंटीमीटर जितनी होती है, और ये 0.1 to 1 0.4 to 1 सेंटीमीटर हुआ करती है। तो ये छोटी होती है, सिर्फ इतना ही है, और मटेरियल सेम होता है। पैक्ड विद द सेम स्टेशनरी फेस। इसमें जो होगा, अगर इसमें सिलिका है तो उसमें सिलिका ही चाहिए। अगर इसमें एल्यूमिना है तो उसमें एल्यूमिना ही चाहिए, वरना नहीं हो पाता। ठीक है, उसका सेपरेशन में कोई रोल नहीं है, सेपरेशन में कोई रोल नहीं है। ठीक है, चलो तो फिर स्टेशनरी फेस क्या और कैसे बनते हैं? बेसिक मटेरियल यूज्ड टू पैक द HPLC कॉलम, जिसको पैक्ड स्टेशनरी फोर्स बोलते हैं, वो बेसिक मटेरियल होता है किसमें? HPLC कॉलम्स का। उसमें हम बता दीजिए, तो पहले सिलिका जेल हुआ करता है। सिलिका देखो नॉर्मली हम देखें तो सिलिका एक सैंड टाइप का होता है, उसका जेल फॉर्मेशंस करते हैं, तो वो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? तो मैं आपको बता दूं कि आप एक बक्सा ले लीजिए, इसमें कॉटन्स के बॉल बना दीजिए। किसके बॉल? कॉटन्स के बॉल। अगर आप कॉटन्स के बॉल बना देंगे तो क्या होगा? कॉटन के बॉल की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमारे स्टेशनरी फेस में जो भी हमने फिल किया है उसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होनी चाहिए, रिजिड होना चाहिए। आप कॉटन को प्रेस कर दीजिए, एक एक्सटेंट के बाद वो प्रेस नहीं हो पाएगा, उसका मतलब कि वो रिजिड है। सेकेंड, एमोर्फस होना चाहिए। इट इज नॉट इन क्रिस्टलाइन, ये सबके सेम नहीं होंगे, तो वो एमोर्फस सॉलिड हो जाएगा। ये फॉर्मूला SiO2 एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है? 0 के करीबन। सो मैं बता दूं, ये सिंपली सिलिकॉन ऑक्साइड्स का वो हाइड्रेटेड फॉर्म है। इसके बाद स्पेरिकल पार्टिकल होने चाहिए। मैंने बताया कि बॉल्स बनाने थे वो सभी स्पेरिकल होने चाहिए। वो पोरस होना चाहिए। पोरस क्यों होना चाहिए? क्योंकि उसमें हमारा थोड़ा बहुत सरफेस एरिया बढ़ेगा, इसलिए वो पोरस होना चाहिए। डायामीटर इज बिटवीन 3 to 10 माइक्रोमीटर। 3 to 10 माइक्रोमीटर होना चाहिए। क्या? डायामीटर। ये किसका डायामीटर है बच्चों? देख लो, मैं आपको बता दूं फिर से। ये कॉलम होती है, कॉलम का डायामीटर कितना होना चाहिए? मैंने बताया था कि कॉलम का डायामीटर 4.6 mm होना चाहिए, और ये हमारा पार्टिकल है, तो पार्टिकल का डायामीटर कितना होना चाहिए? तो पार्टिकल का डायामीटर कुछ करीबन 3 to 10 माइक्रोमीटर। ये दोनों डायामीटर आप सोच लीजिए। 4.6 mm जो है वो कॉलम का डायामीटर है। कॉलम में जो पार्टिकल फिल किए उसका डायामीटर 3 to 10 माइक्रोमीटर होना चाहिए, इसीलिए ये थोड़ा बहुत छोटा सा है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया। स्पेसिफिक का मतलब ये होता है कि जब आपका कोई 1 ग्राम मटेरियल का जो एरिया होता है ना, वो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। 1 ग्राम मटेरियल का उसको बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। अभी देखते हैं ये किस तरह के मटेरियल हुआ करते हैं। देखो ये सिलिका है, कार्बन के नीचे ही पीरियोडिक टेबल में वो आता है, तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो ये भी इसका 4 बॉन्ड बनाते हैं। नॉर्मली आप देख लीजिए तो सिलिकॉन OH, SiOH, SiOH इस तरह का ये फॉर्मेशन होता है। ओके, और अगर ऐसा नहीं होता, डिहाइड्रेटेड फॉर्म में SiO2 होता है, तो वो डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, तो उसमें मैं बता दूं आपको कि इसका हाइड्रोलिसिस जब हम करेंगे तो यहां से SiO2 रिमूव होता है। जब डिहाइड्रेशन होगा तो सॉल जेल जैसे पार्टिकल्स हो जाएंगे, वो स्पेरिकल शेप बनाएंगे।
उसके बाद उसकी पीएच यूरिया और फॉर्माल्डिहाइड डाल के उसकी पीएच 2 करते हैं, वो होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। कैसा? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जैसा, मींस के पॉलीमर्स जैसा हो जाता है। मैट्रिक्स ऐसे 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 अच्छे से एक पॉलीमर हुआ जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसको हीट करोगे, ऑक्सीजन रिमूव होगा, जैसे ऑक्सीजन रिमूव होगा तो अंदर जगह होगी, तो ये अच्छी तरह से हमें 3 to 6 माइक्रोमीटर की डायमीटर की मिल जाएगी। वो नॉर्मली कितने होने चाहिए? 3 to 10 माइक्रोमीटर की डायमीटर की और में रखने थे, ठीक है। तो इस तरह से वो हो जाते हैं। चलो तो फिर आगे देखते हैं तो क्या होता है। तो इस तरह का ये जो डायग्राम हमने बताया था वही है, पर इसमें क्या होता है, कंट्रोल्ड बेस हाइड्रोलिसिस ऑफ इमल्शन। देखो ये देखो, ये हाइड्रोलिसिस है, ये pH 2 है, ये यूरिया फॉर्माल्डिहाइड डालते हैं, वो बेसिक हो जाता है। तो बाय सॉल जेल पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कोक्सीसिलिकेट, अल्कोक्सीसिलिकेट इसको बोलते हैं अल्कोक्सीसिलिकेट। देखो ये ईथर जैसा है, ईथर का क्या था? इथॉक्सी, पता है आपको? इथॉक्सी, तो उसको बोलते हैं अल्कोक्सी। कितने अल्कोक्सी है यहाँ पे? 4 अल्कोक्सी होते हैं, तो टेट्रा इथॉक्सी सिलैन, इज इट? इस तरह का। इनिशियली क्या होता है कि भाई 0.2 माइक्रोमीटर के ये पार्टिकल कुछ फॉर्म हो जाते हैं, फिर उसको जाके टू फॉर्म द स्पीयर, पार्टिकल नहीं चाहिए हमें, स्पीयर चाहिए। तो स्पीयर करने के लिए वो फिक्स फ्यू डायमीटर के हो जाते हैं। अभी डिसएडवांटेज क्या है सिलिका जेल के? सिलिका जेल जो होता है उसकी लार्ज कैपेसिटी है वाटर को एब्सॉर्ब करने की, तो उससे क्या होता है, इसीलिए वो लेस एनालिसिस में यूज होता है, क्योंकि वो सैंड, जो सिलिका जेल, सैंड की बात नहीं कर रहा, सिलिका जेल की बात कर रहा हूं, वो अपने आप में वाटर लगा देते हैं। कि वो कैसे करते हैं मैं बताऊं। SiO2 वो सिलिका जेल है, अगर वो वाटर डाल लेंगे तो SiOH टेट्रा हो जाएंगे, तो उसकी अच्छी है। तो वाटर जितना इंटरफेरेंस करेगा, तो कोई बार क्या होता है भाई 10% वाटर घुस जाएगा, कोई बार 20% वाटर घुस जाएगा, कोई बार 80% वाटर घुस जाएगा। तो ये वाटर के परसेंटेज के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस में वेरिएशन आएगा। अगर से हर बार 20% ही वाटर रहता है तो वो बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं हो पाता। तो उस केस में हमें क्या करना होता है कि वो उसमें वाटर का कंटेंट चेंज होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो कंटेंट चेंज होने की वजह से क्वालिटी चेंज होती है, और क्वालिटी चेंज होने की वजह से वो लैक ऑफ रिप्रोड्यूसिबिलिटी, उसमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं हो पाती। तो फॉर मैनी एप्लीकेशंस, अगर बहुत ज्यादातर एप्लीकेशंस वाइज देखें हम, तो उसको रिहाइड्रेट कर दे, तो क्या करते हैं भाई, इसमें से वाटर निकाल दो, वाटर ही प्रॉब्लम वाला है, तो वाटर निकाल दो, तो वो डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। पर उसका एक्टिवेशन नहीं होता, डीएक्टिवेटेड हो जाते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन इज बॉन्डेड सिलिका जेल। उसका सॉल्यूशन क्या है भाई? बॉन्डेड सिलिका जेल। तो क्या सिलिका जेल का जो है उसके साथ बॉन्ड बनाना है। चलो बनाते हैं, कैसे बॉन्ड बनाते हैं मैं आपको बता दूं। सिलिका में SiOH टेट्रा होते हैं, तो आप देखोगे ना तो उसमें कौन हाईली रिएक्टिव होगा, तो देख के ही मुझे पता चल जाता है बच्चों यहाँ पे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हुआ करते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ करते हैं, दे आर वेरी हाईली रिएक्टिव। तो अभी वो रिएक्टिव है, तो ऑक्सीजन के साथ ही हमें कुछ जुगाड़ करना है। देखते हैं चलो। बॉन्डेड सिलिका जेल, बॉन्डेड सिलिका जो नॉर्मल सिलिका जेल थी वो यूज होती थी किस में? एड्सॉर्प्शन में। अब मैं बॉन्डेड बनाता हूं। कैसे बॉन्डेड बनाता हूं? देखो पहली तो बात है एक्सेसिव जेल्स पोलैरिटी। ये जेल्स की पोलैरिटी है ना, वो वाटर की वजह से आती है, तो उसको हमें रिड्यूस करना है, वो बॉन्डेड सिलिका जेल कर पाएगी। सिलानोल ग्रुप आर कोवैलेंटली बॉन्डिंग विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मैं आपको सिंपली बता दूं तो इस तरह का ए बॉन्ड होता है, ठीक है, इस तरह का। तो आप देख लीजिए कि जो ऑक्सीजन है उसके पर ये यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिक मोलेक्यूल जुड़ जाएगा। क्या हो जुड़ जाएगा? ऑर्गेनिक मोलेक्यूल यहाँ पे जुड़ जाएगा। देखते हैं कोवैलेंटली कैसे जुड़ता है। टू टाइप्स ऑफ सिंथेसिस लीड, एक होता है मोनोमेरिक फेज, एक को मोनोमेर में एक ही प्रकार के, और दूसरे में होता है पॉलीमेरिक फेज। देखते हैं चलो मोनोमेरिक कैसे होता है। तो देखो मैंने ये बताया मोनोमेरिक लेयर्स में ये OH है,
ये OH है, ये OH, ये हमारा मेन करता हरता है R। डिपेंडिंग ऑन R, R हम एक ले सकते हैं, एक कार्बन वाला, 2 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, ज्यादातर यहाँ पे 8 कार्बन वाला और 18 कार्बन वाला लेते हैं। और ये मोलेक्यूल कुछ ऐसा है, देख लीजिए, ये मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये R क्या है वो जुगाड़ बाद में करेंगे। और Cl इसलिए रखा है बच्चों, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत सोचोगे ना, तो अल्काइल हैलाइड गिव्स द गुड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सिंपली रिएक्शन हो गई, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो यहां से ऐसा कुछ बनते हैं। पर अभी क्या होता है कि ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो उसको कोई रिएक्शन नहीं करने देगा नॉर्मली। तो उसका क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। तो R क्या होता है, नॉर्मली 8 होते हैं और 18 हो गए। अगर वो 8 है तो उसको RP8 बोलते हैं। RP का मतलब होता है रिवर्स फेस, वो मैंने लास्ट वीडियो में एक आध वीडियो में बताया हुआ है। ये RP18 रिवर्स फेस 18 कार्बन। तो उसमें क्या होते हैं कि देखो, ये जो है ना, ये जो दिखाया हुआ है वो क्या है भाई, ये चेन है, वो R है हमारा, क्या है, बॉन्डेड, उसको बॉन्डेड इसीलिए बोला है, ठीक है। तो मोनोमरिक सरफेस मॉडिफिकेशन हुआ करते हैं। तो फिर इसमें मैं बता दूं आपको, यही डायग्राम है, आप सोच पाओगे। RP18 डाइमिथाइल ऑक्टासिलेन, देख लीजिए, ये डाइमिथाइल, 8 मींस ऑक्टा एंड सिलेन हो गया। RP18 का मतलब होता है डाइमिथाइल, ये तो होगा ही होगा, डाइमिथाइल, दोनों मिथाइल ही हो गए, ये डाइमिथाइल, ये 18 हुआ ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्टाडेकाइल। ऑक्टाडेकाइल, ऑक्टा मींस 8, डेका मींस 10, तो वो 18 हो गए, उसको शॉर्ट फॉर्म में ODS बोलते हैं। बच्चों ये ODS का फुल फॉर्म बहुत ही याद रखना, OD का नहीं याद रखना, ODS का, ऑक्टाडेकाइल सिलेन। चलो तो फिर 10 to 15 माइक्रोमीटर की थिकनेस होती है, उसकी जो थिकनेस होगी वो, ये थोड़ी बहुत इतनी भी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वो याद रह जाए तो ठीक है। अल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन, ये हुआ अल्काइल मोनोक्लोरोसिलेन। वो क्या करता है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन एजेंट विद द सरफेस ऑफ सिलानोल, ये हुआ सिलानोल ग्रुप। वो बेसिक मीडियम इसीलिए प्रोवाइड कर देते हैं कि यहाँ पर रिएक्शंस हो जाए। एंड कैपिंग क्या चीज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो अभी ये देख लो, मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप हो गया, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रुप हो गया, ये लोग पार्टीशन पे काम करते हैं क्रोमेटोग्राफी में, ये लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में काम करते हैं। अगर ये रह गया तो ये बेचारा क्या करेगा, करेगा तो वो एडजॉर्प्शन क्या करेगा। तो अभी ये क्या हो जाएगा, थोड़ा बहुत पार्टीशन करेंगे, थोड़ा बहुत एडजॉर्प्शन करेंगे, तो हमें रिप्रोड्यूसिबिलिटी नहीं मिलती। बच्चों मैंने यहाँ पे दो ही ग्रुप, ये दो बताए हैं और ये एक बताया है, पर ऐसा नहीं होता। इसमें तो 6.023 into 10⁻23 जितने ऐसा पार्टिकल्स हुआ करते हैं। तो अभी ये हमको इंटरफेरेंस देने वाला है। तो हमें पहला क्वेश्चन ये हो जाता कि भाई ये जो चीज है, ये चीज यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ती। तो पहला क्वेश्चन ये है कि ये दो बड़े ग्रुप आ जाते हैं ना, तो ये ग्रुप इसमें घुस नहीं पाता, ठीक है। अगर ये घुस नहीं क्यों पाता, क्योंकि ये आर है ना, इस तरह का उसका चेन होगा, ये आर का इस तरह का चेन होगा, तो ये लॉक कर देंगे, तो उसमें घुसने नहीं देंगे, ठीक है। और अगर वो लॉक नहीं करते तो हमें बता दे कि ये इस तरह से होते हैं, ये इस तरह से, तो इतना बड़ा ग्रुप एंटर नहीं हो पाता। तो उसका सोल्यूशन क्या, तो छोटे ग्रुप को भेज दीजिए। तो छोटे ग्रुप क्या होता है मैं बताता हूं। तो इज ऑब्टेन विद अदर सिलाइल रिएक्टेंट, उसमें देखो ये जो आर चीज है ना, आर, उसकी जगह पे मैं CH3 डाल दूं, तो भाई मुझको क्या मिलेगा, SI, इतना तो था ही, मिथाइल Cl, और ये जो चीज है यहां पे भी हम मिथाइल डाल देते हैं। तो अभी ये ग्रुप क्या हो गया, छोटा। अगर ये ऐसे चेन बनाते हैं, ये ऐसे चेन बनाते हैं, तो ये छोटा ग्रुप है ना, ये छोटा ग्रुप यहां से घुस के यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा। तो हमारा क्या होगा कि सिलानोल चला जाएगा। एंड कैपिंग इसीलिए बोलते हैं कि सब ऐसे ग्रुप लग जाते हैं, बॉन्डेड हो जाते हैं, उसके बाद कोई OH ग्रुप यहाँ पर रह जाता है, उसके पर टोपी लगाना, उसको बोलते हैं एंड कैपिंग।
अभी तो आपको पता चल गया होगा, ये इसीलिए नहीं घुसता कि बड़ा है, ये घुस जाता है और उसको घुसाना है क्योंकि ये छोटा है और हमारा एंड कैपिंग करता है। चलो देखते हैं आगे फिर पॉलीमरिक में क्या होता है। देखो ये चीज सेम ही है, ये भी सेम है, ये चीज, ये सब चीज सेम है, पर यहाँ पे क्या होता है, क्रॉस लिंकेज हो जाता है। देखो ये सिलिका, ये इतना बड़ा आप नहीं समझ पाओगे तो दैट इज नॉट एन इश्यू, पर आप ये देख लीजिए, एक ऐसा पॉलीमर होता है, एक ऐसा पॉलीमर होता है, तो उसमें फिर एक दूसरा एक एक यहाँ पे सिलिका होता है ना, ये दोनों जुड़ जाते हैं, तो उसमें जो OH वाला ग्रुप होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है, तो एंड कैपिंग की जरूरत भी नहीं रहती। तो उसमें हम बता दें आपको कि क्या चीज चलाई है इसमें। तो ये 25 माइक्रोमीटर और ग्रेटर थिकनेस के होते हैं, जो मोनोमेरिक थे वो 15 माइक्रोमीटर के थे, ठीक। और डाई ट्राई क्लोरोसिलेन इज यूज्ड विथ वाटर वेपर। डाई ट्राई क्लोरोसिलेन, यहाँ 2 क्लोरीन होते, देखा, क्योंकि उसको 2 के साथ जुड़ना है, ऐसा क्रॉस लिंकिंग करना है। उसमें एक ही Cl था क्योंकि उसको मोनोमेरिक ही बनाना था, ठीक है। प्रोड्यूस अ पोलीमराइजेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द सॉल्यूशन। देखो ये पोलीमराइजेशन जैसा हो जाता है, ठीक है, इट प्रोड्यूस द पोलीमराइजेशन प्रायर टू डिपोजिट एंड बॉन्डिंग विद द सिलिका। इससे क्या होता है कि वो डिपोजिट होता है एंड वो सिलिका एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो चलते हैं। तो इस अगर आप देखिए आगे, स्टेशनरी फेज ऑफ वेरिंग पोलैरिटी ने आपको बता दूं कि बॉन्डेड पे हमें R चाहिए, तो R कैसा होना चाहिए, मैंने यहाँ पे अच्छा एक बनाया है, A स्टैंड फॉर अमीनो प्रोपाइल। तो आपको मैं बता दूं NH2 1 2 3, ओके, ऐसा अमीनो प्रोपाइल। उसके बाद बेंजाइल ग्रुप, तो ये होता है बेंजाइल ग्रुप। उसके बाद साइनोप्रोपाइल, तो ये कुछ हो जाता है, ये सब ऐसे R होने चाहिए, ये साइनोप्रोपाइल, ठीक है। उसके बाद डायपोलर लिगैंड, डायपोलर लिगैंड मैं बता दूं ज्वाइटर आयन बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज हुआ करते हैं। स्टेबल एट pH 10, हाई pH 10, 10 pH पे जो स्टेबल रह पाते हैं उसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, नॉर्मली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक थोड़ा बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो उसमें देख दीजिए हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना, जिरकोनियम ऑक्साइड, ZrO2, ये सब बहुत ही स्टेबल है हाई pH पे। डिपोजिट्स बेस्ड अपॉन द पॉलीमर, बुटाडाइन, ये ऑर्गेनिक है, देखो ब्यूटाडाइन, ये ब्यूटाडाइन इस तरह का पॉलीमर होता है। फिर स्टायरिन डाइविनाइल बेंजीन, देखो स्टायरिन उसको बोलते हैं, ओके। और डाइविनाइल बेंजीन, ये हुआ डाइविनाइल, इस तरह का डाइविनाइल बेंजीन। फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल स्टायरिन, ये स्टायरिन है, उसमें हम CH2H हाइड्रोक्सी मिथाइल, ये एग्जैक्टली इस पोजीशन में नहीं आता जहां पॉलीमराइजेशन के लिए ऑर्थो मेटा पैरा चेंज हो जाते, पर ये जब देखो अब सब डबल बॉन्ड वाले बनाए हैं उसने, तो ये सब pH पे स्टेबल होते हैं। नॉर्मली कुछ नहीं पता चलता, तो इतना तो पता चल ही जाना चाहिए कि स्टायरिन की डेरिवेटिव हायर pH पे स्टेबल होते हैं। पोरस ग्रेफाइट, ग्रेफाइट नॉर्मली क्या हुआ करता है कि वो कार्बन, देखो हमारी पेंसिल आती है ना वो उस तरह की, तो वो कार्बन होते हैं, वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, तो कंप्लीटली वो क्या होते हैं भाई, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। यूज कंपाउंड प्रोसेसिंग एटम कैरिंग अ लोन पेयर, कैसे कंपाउंड के लिए यूज होते हैं, जिसके पास लोन पेयर है, ठीक है। बेस डीएक्टिवेशंस, बेस डीएक्टिवेशन ऑफ द स्टेशनरी फेज वो सेम ही है एंड कैपिंग जैसा। मैंने बताया कि सिलिकॉन ऑक्साइड वो बेसिक है, सॉरी वो उसमें बेस का डीएक्टिवेशन करना है। सिलिकॉन ऑक्साइड सो एसिडिक है, सॉरी, क्योंकि वो नॉन मेटल का ऑक्साइड है। इज कैरिड आउट बाय द रिमूवल ऑफ द बेसिक कंपोनेंट, हमने कुछ बना दिया, उसमें जो बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो बेसिक कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हमें केयरफुल वॉशिंग करना होगा। क्या होगा, केयरफुल वॉशिंग एंड हाइड्रोलिसिस मोस्ट ऑफ द सरफेस सिलॉक्सेन ब्रिज। सिलॉक्सेन ब्रिज मींस की इनऑर्गेनिक में आप देख पाओगे तो इस तरह का ब्रिज होता है, तो उसको जो एक्स्ट्रा बचे हुए हैं उसको क्लियर कर देते हैं, उसको बेस डीएक्टिवेशन। तो इस तरह का मेरा कुछ आपके साथ बातें करने का मैं बोल रहा था। अगर आपको अच्छा लगा तो उसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो तो फार्मेसी के फ्रैटर्नी को भी ये मिल पाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।